हेलो फ्रेंड्स, आज हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। म्यूटेशन को बड़ा शब्द है, इसलिए जो है इसकी व्याख्या हम 3 पार्ट में करेंगे। म्यूटेशन उत्परिवर्तन किसी जीव की संरचना में होने वाले अचानक परिवर्तन होते हैं जो उसके फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं। उत्परिवर्तनों को सबसे पहले सेठ राइट ने अपनी भेड़ों के अंदर देखा। उन्होंने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक ऐसी भीड़ उत्पन्न हो गई जिसकी टांगें टेढ़ी थीं और उसका नाम उन्होंने एंकन रखा। पोल्ड ने भी इसी प्रकार की जो ऑब्जर्वेशन अपनी मवेशियों में देखी कि उसकी हॉर्नलेस मवेशी उत्पन्न हो रही थी और इस प्रकार से वो जो है आगे भी इसी प्रकार की संतान पैदा कर रही थी। ह्यूगो डी वरीज प्रथम हाइब्रिडिस्ट थे जिन्होंने कई साल तक ड्रोसोफिला पर काम किया और इवनिंग प्रिमरोज में उन्होंने देखा कि लाल पुष्पों के बीच में एक सफ़ेद पुष्प पैदा हो जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को उन्होंने उत्परिवर्तन नाम दिया। उत्परिवर्तन जो शब्द है, इसीलिए उनको ह्यूगो डी वरीज को फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी कि जीवों में अचानक या अकस्मात होने वाले परिवर्तन होते हैं। ये लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। ये भौतिक कारकों से भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे एक्सरे या कोल्चिसिन। ये अचानक अनुवांशिक स्थानांतरणीय और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के रूप में होते हैं। ये परिवर्तन जीवों की पुनर्व्यूहन जो रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आती हैं उसके अलावा होते हैं, अलावा वेरिएशन उत्पन्न करते हैं। उत्परिवर्तन वाइल्ड से न्यू टाइप या न्यू टाइप से वाइल्ड विपरीतगामी दोनों रिवर्स भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उत्परिवर्तन कायिक और जननिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कायिक अगर होते हैं तो मोजेक सेल्स या काइमेरा बनाते हैं और जनन कोशिकाओं में सेक्स सेल्स में होते हैं तो वो हेरिटेबल होते हैं। उत्परिवर्तन प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। प्रभावी होगा तो वो तुरंत ही अपना प्रभाव दिखा देगा, लेकिन अप्रभावी होगा तो वो कुछ पीढ़ियों के बाद में जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रदर्शित होगा तो उसके बाद में वो प्रदर्शित हो जाएगा। अकेला उत्परिवर्तन कई लक्षणों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि उत्परिवर्तन को बहुरूपीय, इस प्रकार के उत्परिवर्तन को प्लियोट्रोपिक म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन पादप और जंतुओं की नई वैरायटी उत्पन्न करने के लिए काम में आते हैं। जीवों में उत्परिवर्तन की दर बहुत न्यून होती है, जैसे कि ड्रोसोफिला जीवाणु, मानव मक्का में दर दिखाई गई है, बहुत कम दर है। प्रारंभ में उत्परिवर्तन फिनोटाइप चेंज को ही माना जाता था, लेकिन बाद में इसका कोई जेनेटिक उपयोग था नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को ही चेंज कर देता है। टी.एच. मॉर्गन ने बताया कि ये माइस, रोडेंट्स और रैबिट में, गिनी पिग में और ह्यूमन में सभी में ये परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में सफ़ेद और गुलाबी आंखों वाली, काली पीली देह वाली या अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला उत्पन्न होती हैं, तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। ये उस परिवर्तन को हम एक वीडियो द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं कि सडन और एब्रप्ट चेंज होते हैं जेनेटिक मटेरियल में किसी जीव के, और ये जो चेंजेस हैं वो मोस्टली सडन एब्रप्ट होते हैं। ये नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। अब ये उत्परिवर्तन पाए कहाँ जाते हैं? ये उत्परिवर्तन पाए थे कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका, जैसे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिससे कि गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र होमोलोगस पेयर में पाए जाते हैं। ये जो म्यूटेशन है वो स्पॉन्टेनियस चेंज हैं, किसके अंदर? डीएनए के अंदर या जीन के अंदर या समटाइम्स क्रोमोसोम के अंदर। इस प्रकार से जीन, क्रोमोसोम और डीएनए में ये म्यूटेशन हो सकते हैं। म्यूटेशन को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यानी जीन में होने वाले जिन्हें पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और क्रोमोसोमल पूरे होल एंटायर क्रोमोसोम में अगर परिवर्तन हो जाए तो। अब जैसे डीएनए है, डीएनए के अंदर अगर ये न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनता है, उसमें अगर न्यूक्लियोटाइडों का कोई क्रम चेंज हो जाए या न्यूक्लियोटाइड हट जाए वहाँ से, या एक नाइट्रोजन बेस और जुड़ जाए, या उसमें नाइट्रोजन बेस रिप्लेस हो जाए, एडिशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, तो इस सीक्वेंस में परिवर्तन से पूरा डीएनए चेंज हो जाता है। अब ये डीएनए जब एमआरएनए बनाएगा यानी ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उसमें एमआरएनए भी चेंज होगा, उसका ट्रिप्लेट कोडोन भी, जेनेटिक सूचना भी चेंज हो जाएगी, और ये चेंज हो जाने के कारण ये फिर उसमें टीआरएनए भी अलग प्रकार का एंटीकोडोन बनाएगा और उससे फिर अलग अमीनो अम्लों को लेकर के आएगा, गलत अमीनो अम्लों को लेकर आएगा और गलत अमीनो अम्ल से प्रोटीन गलत बनेगी। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चेंज हो जाती है और उसमें फिनोटाइप में बदलाव आ जाता है। ऐसे ये डिफेक्टिव प्रोटीन बनने से वो फिनोटाइप अलग बनेगा। तो इस प्रकार म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक चेंज हैं, और जेनेटिक चेंज होने के बाद में ये डेंजरस भी हो सकते हैं और फ्रूटफुल भी हो सकते हैं। फ्रूटफुल कम होते हैं, डेंजरस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो म्यूटेशन है वो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन है। इन म्यूटेशनों को हम 3 कैटेगरीज में इस प्रकार से बांट सकते हैं, जिनको जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और न्यूमेरिकल